हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब किसी सर्किट से अगर करंट पास करें हम तो उसमें किस तरह मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट जो है ना, सबसे पहले एक एच.सी. ओस्टेड करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया कि किसी वायर से, किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उनके पास एक्चुअली हुआ क्या था ना कि उनके पास एक कंपास था, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। तो वो खेल रहे होंगे, उससे कुछ कर रहे होंगे, तो जब वायर के बगल से लेके गए ना कंपास को, तो उसमें डिफ्लेक्शन आया बच्चों, ठीक है। तो आप सब लोग जान रहे हैं कि वो कंपास जो है, नाम के पहले ही मैग्नेट लगा हुआ है, मतलब चुंबक का बना हुआ है, मैग्नेट का बना हुआ है, ठीक है। मैग्नेट के प्रिंसिपल पे वर्क भी करता है। तो मैग्नेट के प्रिंसिपल पे अगर वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और मैग्नेट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो किससे डिफ्लेक्ट होगा? मैग्नेट के बगल में अगर हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, मैग्नेट के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, मैग्नेट के बगल में मैग्नेट के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन को ही लेके जाए, तो आयरन, उससे डिफ्लेक्शन होगा? मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होगा? कभी भी नहीं होगा। मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसके बगल में कोई दूसरा मैग्नेट रखा जाए बच्चों, ठीक है। तो यहां से उनके दिमाग में आया यही चीज कि हाँ, मैग्नेट है इसके अंदर और डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तभी ऐसा हो पा रहा है ना। अदरवाइज मैग्नेट के बगल में किसी और सब्सटेंस को रखेंगे तो कभी भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ, अचानक से खेलते कूदते, अचानक से, मतलब यहाँ वायर है मान लीजिए, इसके बगल में हम लेके चल गए कंपास, देख रहे हैं डिफ्लेक्शन होने लगा, क्या हो रहा है ये, हाँ, शौक हो गए। तो फिर जब इस पे रिसर्च हुआ आगे, तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी वायर से अगर फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप जनरेट हो जाता है। समझे बच्चों? तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? ओस्टेड। पूरा नाम था इनका एच.सी. ओस्टेड। कब बताए? 1820 में ऐसा हुआ इनके साथ, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो नियम बताया, बस इतना ही बताया कि किसी वायर से, किसी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसमें वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा बच्चों, ठीक है। अब इनके नियम को हम नॉर्मली, एक ट्रिक होता है, सुनो, इस ट्रिक से याद करने का कोशिश करते हैं। एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन रहा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो पश्चिम की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। और अगर नॉर्थ टू साउथ रहे तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन जो है, मतलब करंट जो हम पास करवा रहे हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अगर है करंट का डायरेक्शन, तो नीडल जो घूमेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में घूमेगा। और साउथ से नॉर्थ, स्नो से याद करिएगा, एक याद करिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। कि साउथ से नॉर्थ अगर करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक कंपास जो है वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो साउथ से नॉर्थ है तो वेस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो नॉर्थ टू साउथ रहेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में घूमेगा बच्चों। समझ में आया? इन्होंने बस इतना ही बताया था कि करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा तो मैग्नेटिक कंपास ईस्ट की तरफ घूमेगा, और करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा तो मैग्नेटिक कंपास वेस्ट की तरफ घूमेगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ
करेंट कैरिंग वायर। मतलब किसी तार से करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर बनेगा, कहां बनेगा? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे या चारों तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय ये करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बच्चों, थंब रूल मतलब कि देखिए अगर कोई वायर से करंट पास हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम अंगूठा को रखें, देखिए यहाँ करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखें और उंगली को फोल्ड करें, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखें और उंगली को फोल्ड करें, तो देखिए जो उंगली मुड़ रहा है, उंगली मुड़ने का जो डायरेक्शन है बच्चों वो किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा बच्चों। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, अपने हाथ को ऐसे कीजिए और देखिए क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। मतलब इसको ध्यान से देखिए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, देखिए तो इधर की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, समझे? तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। थंब के डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में अगर करंट का डायरेक्शन हो तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और अगर नीचे की तरफ जाए तो देखिए ध्यान से नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? ये कुछ इस टाइप का डायरेक्शन है। यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन अगर हम नीचे की तरफ कर दे तो डायरेक्शन इस तरह का होगा, देखिए तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, मतलब ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज बच्चों, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक और क्लॉक। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा आगे चल के, ठीक ना, या इसको किसी और नाम से भी जानते हैं राइट हैंड थंब रूल को, कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क रूल, ठीक है, 3-4 नाम है इसका। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज कभी नट बोल्ट कसे हैं इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में किसी नट को घुमाएंगे हम, किसी कॉर्क को या स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा। क्या होगा बच्चों? बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे मान लीजिए नट है, नट हमको कसना है, तो नट कसना है तो हम लोग इधर का घुमाएंगे तो अंदर जाएगा? नहीं ना जाएगा, उसको इधर का घुमाएंगे तब ना अंदर जाएगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम नट को घुमा रहे हैं तो नट जो है बाहर की तरफ निकलेगा बच्चों, आपका स्क्रू जो है वो बाहर निकलेगा। और अगर क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, किसी भी स्क्रू को क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो वो अंदर जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेट में याद करिएगा, मैग्नेट में कहां से बाहर निकलता है बच्चों? नॉर्थ से या साउथ से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से बाहर निकलता है? नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से? तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है बच्चों और साउथ पोल से अंदर जाता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस जगह पे वायर में आपको कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे वहां पे नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। आगे इसका यूज है इसलिए अभी समझा दे रहे हैं। अब जहां से अंदर जाए वहां साउथ पोल होगा बच्चों, ठीक है, जहां से अंदर जाएगा वहां क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब जहां से एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं तो स्क्रू बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, समझे? तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर वो बाहर निकल रहा है तो बाहर की मैग्नेट में किस पोल से निकलता है? नॉर्थ पोल से, ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल हो गया। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर जा रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर जा रहा है तो अंदर कहां से जाता है? साउथ पोल से। तो वैसे हम पोल डिसाइड कर सकते हैं। आगे सोलेनॉइड में इसका जरूरत पड़ेगा तो इस लॉ को याद रखिएगा अच्छे से कि राइट हैंड रूल में एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा, ठीक है।
अब करंट का डायरेक्शन किधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल का। तो देखिए बच्चों, इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में मत ले लीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, समझे ना। राइट हैंड में लेना है कंडक्टर को, ठीक है, मतलब इमेजिन करना है कि राइट हैंड में कंडक्टर ले रहे हैं। जैसे ये क्या है, इसको मान लीजिए कंडक्टर राइट हैंड में लिए, अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब को ऊपर करेंगे और फिंगर को मोड़ेंगे। ठीक है, इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड with your thumb straight and pointing in the direction of current, the direction of curl of fingers represent the direction of magnetic field। समझे बच्चों, नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके भी रोक सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि आपके हैंड में कंडक्टर है, कंडक्टर में आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर थंब को रखें और फिंगर को मोड़ें, कर्ल करें, तो फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना पावरफुल बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसके सराउंडिंग में, अगर फील्ड बन रहा है तो यहाँ पे जितना पावरफुल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे उतना ही पावरफुल रहेगा, यहाँ पे उतना ही पावरफुल रहेगा क्या। और करंट जितना हम दे रहे हैं, अगर करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए B जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर करंट अगर सर्किट में बढ़ा दे, कंडक्टर में करंट बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा खतरनाक, एकदम जबरदस्त टाइप से बनेगा, समझे ना। अगर करंट का मात्रा बढ़ा दिया जाए किसी भी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली, मतलब अगर यहाँ पे हम इसका सेंटर मान ले सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ पे जितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ भी उतना ही पावरफुल होगा, यहाँ भी उतना ही होगा या कम ज्यादा होगा। तो जो कंडक्टर के जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब कंडक्टर से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होते जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। R लिख लीजिए या D लिख लीजिए, जो मन है D ही लिख लीजिए, D मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंडक्टर से ज्यादा दूर जाएंगे, कंडक्टर से अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कंडक्टर से अगर दूरी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और दूरी को अगर हम कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
दूरी को कम करेंगे मतलब जो पास वाला है उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूर वाला है उसमें कम होगा, सीधा सा बात है, समझे बच्चों। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट। टेस्ला का मतलब होता है बच्चों 1 न्यूटन, मतलब न्यूटन बाय एम्पियर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन, न्यूटन बाय 1 न्यूटन बाय 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर अगर हम करें तो ओवरऑल वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 टेस्ला। ठीक है, और 1 टेस्ला बराबर होता है बच्चों 10 का पावर 4 गॉस। गॉस जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, बताया है पिछला वीडियो में, देख लीजिएगा। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस, याद रखिएगा इस वैल्यू को। और 1 टेस्ला को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, समझे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर साथ में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एन ए का पावर -1 एम के पावर -1, नीचे से ऊपर कोई चीज आता है तो उसका कपाल पर माइनस चढ़ता है ना, हेड पे माइनस लगा देंगे, समझे। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर माने काड़ा में से पहनते हैं ना हाथ में, काड़ा चूड़ी, मेटल का चूड़ी। ठीक है, जैसे कि ये देखिए बच्चों, क्या है, सर्कुलर है, तो इसमें से यहाँ पे मान लीजिए काट दिए, 2 पार्ट कर दिए, छोटा सा टुकड़ा बीच में से काट के निकाल दिए, दोनों साइड से करंट पास करेंगे। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किसे बनेगा, हम लोग को अब ये देखना है। तो देखिए ये हो गया हमारा सर्कुलर। अब यहां से करंट दे दीजिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगा। ठीक है, माने करंट इधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, बनेगा ना, अभी तुरंत हम बताए थे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कैसा बनेगा बच्चों, क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, और एक से ज्यादा भी बना के शो कर सकते हैं, ठीक ना। क्लॉकवाइज बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा बच्चों। अब इस पॉइंट पे अगर पूछ दे, इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन तो है ही मालूम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो इधर की तरफ रखेंगे, किधर रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे बच्चों। अब देखिए क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है बच्चों, हाँ ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज घड़ी इसी डायरेक्शन में घूमता है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऊपर में भी, मतलब इधर, इधर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमारा क्लॉकवाइज बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, क्या समझे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर में करंट जा रहा है। अब मान लीजिए ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, यहां से यहां नहीं ना छुआ देगा, बीच में एक लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, इस लाइन को नहीं पार करेगा, नहीं पार करेगा, इसके अंदर में रहेगा, अपना लिमिट में रहेगा, बोला जाता है ना हद में रहा, तो वह हद में रहेगा, समझे। तो इसका हद कहाँ है, तो बीच जो सर्कल का बीच एकदम, मतलब क्या बोलिएगा, एक सेंटर से लाइन पास करा दीजिए, सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ है
तो ई आधा पर रहेगा, आधा पर ऊ रहेगा। ऐसा नहीं है कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाएगा, अभी बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाएगा, समझे? क्यों? क्योंकि यहां से जब ये पास करेगा, इसको जैसे ही मान लीजिए ये पास किया तो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया ना जी। अब पिछला लेक्चर में हम बताए हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, कुछ हो जाए, समझे? तो यहां से अगर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसके इधर न ई वाला जाएगा, न ओने से ई वाला आएगा इसके इधर, समझे? अपना बाउंड्री में ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा बच्चों, सेंटर के पास, जो सर्कल का सेंटर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इधर से भी ज्यादा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब कहां तक जाएगा, सेंटर तक ही जाएगा। सेंटर से फिर सब घूम जाएगा, सेंटर को पार करने का औकात ही नहीं है, मान के चलिए, समझे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो आई पे तो डिपेंड करेगा ही बच्चों, ठीक है? आई पे डिपेंड करेगा ही करेगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, और करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, समझे? तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हर केस में। और डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा बच्चों। आर लिखिए, एन लिखिए, ठीक है? ये डिस्टेंस है, इसका रेडियस मत समझ लीजिएगा, डी ए लिख देते हैं, लेकिन डी से फिर डायमीटर नहीं ना समझिएगा जी, डिस्टेंस समझिएगा, ठीक ना? तो डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा। डिस्टेंस कम करेंगे मतलब जो तार से करंट पास हो रहा है, ये वायर से करंट पास हो रहा है ना जी, तब वायर से जितना नजदीक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग रहेगा। अब वायर से जितना दूर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, मतलब डिस्टेंस कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब तीसरा चीज देख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है? सर्कुलर वायर है ना, जितना भी टर्न है सर्कुलर वायर में, हर टर्न पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टर्न जितना ज्यादा होगा सर्कुलर वायर में, ठीक ना, वो उतना ज्यादा सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सेंटर तक तो जाना ही है सबको, ठीक है? सेंटर को तो पार कोई नहीं कर सकता है। तो सेंटर तक जितना ज्यादा टर्न बनाएगा, नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा रहेगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा बच्चों, समझे? मैग्नेटिक फील्ड अब देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड देखे हैं जी, ढेचू ढेचू वाला, इस पेन यूज किए हैं, टीचू वाला, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग होता है कि नहीं, इस तरह का, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड। स्प्रिंग जानते हैं ना, पेन में भी होता है वो स्प्रिंग, तो एटलीस्ट देखे ही होंगे आप लोग ना। इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोलेनोइड बोलते हैं। अब यहां से मान लीजिए करंट दे दिए, ठीक है? तो करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो आपको बताया है ना कि इसमें पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा टेंशन होता है बच्चों को पोल डिसाइड करने में कि किधर नॉर्थ पोल होगा, किधर साउथ पोल होगा, क्योंकि ये तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा ही करेगा, ठीक ना? तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे किसी भी चीज को तो बाहर निकलेगा ना। बाहर किससे निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पोल से बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है ना जी। तो यहाँ नॉर्थ हो गया तो यहाँ अपने आप साउथ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझे ना? जहां से करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन देखेंगे,
अगर यही हम यहाँ पे चेंज कर दे तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा, इधर प्लस कर दे और इधर माइनस कर दे तो ठीक है, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन से जा रहा हमको वो डायरेक्शन देखना है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको अपने थंब को सेट करना है। उसके बाद उंगली को मोड़ना है तो उंगली को मोड़ेंगे थंब को सेट करके। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में नट बोल्ट बाहर निकलता है। स्क्रू कोई कसिएगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखिएगा उसको बाहर निकलेगा, अब क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो अंदर जाएगा, समझे। तो बाहर मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथ पोल से अंदर जाता है तो ये साउथ पोल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब इसका अगर हम स्ट्रेंथ का बात करें, अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम नोट्स डाल देंगे, या क्योंकि ये सब में कुछ वैसा नोट्स करने लायक है ही नहीं, ठीक ना। सोलेनॉइड किसको कहते हैं, तो स्प्रिंग को कहते हैं। नॉर्मली आप लोग भी लिख सकते हैं कि एक वायर को लेंगे, मान लीजिए हमको सोलेनॉइड बनाना है तो एक कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, कोनो वायर लेके इस पे घुमा दिए, ठीक है, और फिर इसको निकाल लिए तो क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। या चूड़ी का जो चूड़ी जिसमें रखा जाता है देखिएगा वो भी गोला शेप का होता है, ठीक ना। तो देखिए उस पे अगर हम तार को लपेटेंगे चूड़ी वाला पे भी तो क्या होगा, कॉइल तैयार है हमारा, मतलब सोलेनॉइड तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी को बस लिख लेना है। अब इसमें अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो वो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का तो वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा ही, चाहे कोनो केस रहे। अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही, करंट बढ़ाने से कोई केस में नहीं घटेगा, समझे। लेकिन नंबर ऑफ टर्न जो आप देख रहे हैं ये भी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसको कम करेंगे, नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए दुइये को बनाए हम, जितना करंट इसमें दे रहे हैं उतना ही करंट इसमें दें, और इसमें नंबर ऑफ टर्न कम कर दिए हैं तो इसका स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना पावरफुल ये मैग्नेट बनेगा उतना पावरफुल ये मैग्नेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेंथ उसका उतना जबरदस्त रहेगा बच्चों, समझे। और अगर आप लोग को पोल डिसाइड करने नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न हम कम कर दिए, करंट सेम रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न कम कर दिए, और दूसरा में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दिए, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दिए। तो इससे सेम करंट में ये जितना पावरफुल मैग्नेट बनेगा ये उतना पावरफुल मैग्नेट नहीं बनेगा, ये ज्यादा पावरफुल बनेगा, समझे। उसी तरह अगर करंट कम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, करंट बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनाएगा, पावर बढ़ जाएगा उसका, समझे। और नंबर ऑफ टर्न कम कर दिए तो पावर भी कम हो जाएगा, मैग्नेट का ताकत कम हो जाएगा, समझे ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। तब तक राधे राधे।